अब कल हमने लैमार्कवाद को देखा था। लैमार्कवाद में आपने यही देखा था, उन्होंने यही कहा था कि जो हमारे अंदर क्या होती है, जो उपार्जित अंग, जो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वही एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरे पीढ़ी में जाता है। लेकिन बाद में मैंने बताया था कि इनका जो है ये सिद्धांत क्या रहा, विवाद में रहा, विवादित हो गया। लोगों ने इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब ये विवाद में चले गए तो 20वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ तो जो ये विवादास्पद लैमार्कवाद पर वैज्ञानिकों ने पुनः क्या किया, विचार प्रारंभ किया कि इसमें इन्होंने क्या सही और क्या गलत कहा है। बताया जा रहा है कि जब लैमार्कवाद जो है क्या हुआ, विवाद से घिरा, जब 20वीं शताब्दी की प्रारंभ हुई, उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने इनके जो लैमार्कवाद था उस पर पुनः विचार किया कि लैमार्कवाद कहना क्या चाहते थे, लैमार्क महोदय कहना क्या चाहते थे, आखिर इसमें इन्होंने क्या सही और क्या गलत कहा है। तो उनके जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत पर इन लोगों ने पुनः क्या किया, विचार किया, पुनः जो है अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन शुरू किया तो उसमें एक विद्वान हैं जिनका नाम है बिजमान। इनका एक सिद्धांत आता है, वह सिद्धांत है कि गुणसूत्रों के जीन को बदल देने वाले परिवर्तन, ध्यान देना, गुणसूत्रों के जीन को बदल देने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो हमारा जीन होता है, जो हमारे गुणसूत्र के जो जीन होते हैं, उस जीन में क्या होता है, अगर उनको परिवर्तन कर दिया जाए, अगर वो परिवर्तित हो जाए तो वही परिवर्तित जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, वंशागति होता है। यानी वंशागति होता है जिन्हें हम अनुवांशिक क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने सीधा कह दिया था, क्या लैमार्क ने तो सीधा कहा था कि जो हमारे अंदर उपार्जित लक्षण होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने अध्ययन किया तो नहीं, इसमें कुछ सही था कि हाँ कुछ तो जाता है, सब नहीं जाते हैं। भाई मैंने बताया कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता, ये कोई जरूरी है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो क्या करती हैं कि अगर हमारे गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों के जीन में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन ला दिया जाए। अगर वो परिवर्तित हो गए तो वही परिवर्तित लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होगा, चला जाएगा, जिसे अनुवांशिक परिवर्तन के नाम से भी हम जानेंगे। ठीक है ना। अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इसमें जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला बेटा, कि वातावरण में हो रहे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव जननप्रद के जीन्स पर पड़ता है। इन लोगों ने जब इस पे अध्ययन किया, जो लैमार्कवाद के जो सिद्धांत थे उस पर उन्होंने क्या किया, जब अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला अध्ययन करने के बाद कि जो हमारा वातावरण है और इस वातावरण में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं, कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव जो है हमारे जनन द्रव्य के जीन्स पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, जनन द्रव्य के जीन्स पर पड़ता है। ऐसे उपार्जित लक्षण जो होते हैं, इससे जो उपार्जित लक्षण होते हैं, इससे इस परिवर्तन से जो उपार्जित लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वह वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। यानी एक पीढ़ी से क्या होते हैं, दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। लैमार्कवाद के इस तरह के पुनर्जागरण को नयो लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है या नयो लैमार्कवाद कहा जाता है। ये जो इन लोगों ने इसमें क्या लाया, अध्ययन करके, और जो दूसरा सिद्धांत दिया उसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, नौ लैमार्कवाद कहते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था, कब बताया गया, 20वीं शताब्दी। कब हुआ था, 20वीं शताब्दी। ये 20वीं शताब्दी में हुआ।
विजमान उसमें से एक थे। इन्होंने सीधा क्या किया था, अध्ययन के बाद से अपना ये दिया था, और इन लोगों ने यही पाया कि वातावरण में जो भौतिक और रासायनिक क्या हो रहे हैं, परिवर्तनें हो रही हैं, उस परिवर्तन का हमारे जो है किस पे प्रभाव पड़ता है बेटा, हमारे जीन्स पे प्रभाव पड़ता है। अगर वो हमारे जीन्स को परिवर्तित कर दिए तो निश्चित रूप से हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह लक्षण क्या होगा, जो नया उपार्जित लक्षण होगा वो एक पीढ़ी से क्या होगा, दूसरे पीढ़ी में जाएगा। अब इसको प्रमाणित करने के लिए इन लोगों ने कुछ उदाहरण दिए, कुछ प्रयोग बताए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो वातावरण में क्या होता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है, उससे हमारे अंदर लक्षण आता है। तो आप कैसे सिद्ध किया? इन्होंने जो है नौ लैम्बार्ड ने प्रमाणित करने का प्रयास निम्न बिंदुओं से किया है। पहला था बीमारियों की वंशागति। पहला क्या था, पहला पॉइंट था बीमारियों की वंशागति। देखो बीमारियों की वंशागति में क्या है बेटा, यानी इसे आप लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिखना चाहते हो, इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेस। मान लो बीमारियों का वंशागति, इन्होंने एक पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। लिख लिए, इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेस। देखो मान लो कोई जीव है बेटा, इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई जीव है और उसके अपने जीवन काल में किसी भी, मान लो हमारा जो जन्म हुआ है, जन्म के से अब तक हो सकता है किसी बीच में किसी कारणवश हमारे सर पे चोट लग गया। कहाँ लग गया? वह चोट मस्तिष्क पर पहुंच गया, यानी मस्तिष्क पर चोट था। तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे जीवन जी रहे हों, लेकिन हमारे अंदर एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे एक्सोपैल्मिया कहा जाता है। ये कब होता है बेटा, कि किसी व्यक्ति या किसी जीव के सर पे उसके जीवन काल में कभी उसके मस्तिष्क पे क्या हुआ, चोट लगा, बाद में वो किस बीमारी के रूप में उत्पन्न हो जाता है? एक्सोपैल्मिया है ये, ठीक है ना, एक्सोपैल्मिया। या हीमेटोमा, ये हीमेटोमा ये दो रोग उत्पन्न हो सकते हैं किसी व्यक्ति के बचपन में, या किसी समय जो है उसके मस्तिष्क पे चोट लग जाए। बेटा ध्यान देना इधर, तो उनके अंदर कौन सा बीमारी हो सकता है? एक्सोपैल्मिया हो सकता है या हेमेटोमा हो सकता है। ये रोग उसे उत्पन्न हो सकता है, और ये रोग जब उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा बेटा, तो ये ऐसा रोग है जो अगर उसके जो औलाद पैदा होंगे, ध्यान देना, अगर उनके औलाद पैदा होंगे तो ये रोग उनके औलाद के अंदर चला जाएगा, यानी ये वंशागति द्वारा किसमें पहुंच जाएगा? उसके संतति में पहुंच जाएगा। हेमेटोमा होता क्या है? ध्यान देना, हेमेटोमा जो रोग है ये होता क्या है? तो जो हमारी रक्त नलिका होती है, जो बड़ी वाली रक्त नलिका होती है, उसके बाहरी हिस्सों में क्या होता है? रक्त जमा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हीमेटोमा कहते हैं। अब इसमें क्या आपने पाया? लिखना बंद करो बेटा, सुनो तो यार, आप सुनते नहीं हो। मैं क्या बता रहा हूं, हम यही तो हम बता रहे हैं कि मान लो कि कोई जीव या कोई जीव जंतु है, या कोई क्या है, मनुष्य का बच्चा है,
अगर बचपन में या किसी बीच में ही कभी किसी कारण पर जो है उसके मस्तिष्क पे चोट लग जाए, तो मस्तिष्क पे चोट लगने से उसकी जो नस, ब्लड वाली नस है, उस नस के जो है बड़ी वाली नस पे क्या होता है, उसके बाहरी भाग में कुछ ब्लड जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। हेमाटोमा कहते हैं। ये रोग क्या होता है, अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया, अब उससे जो औलाद पैदा होगा, ये रोग उस बच्चे के अंदर में क्या होगा, चला जाए। यानी एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। तो ये लक्षण, ये उपार्जित लक्षण था ना, ये जन्म के बाद चोट लगा उपार्जित लक्षण था। तो ये रोग क्या होगा, ये उपार्जित लक्षण हुआ। ये उपार्जित लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है, चली जाती है। दूसरा इन्होंने बताया, ये वैज्ञानिक जो लोग थे नौ लेमार्क वाले, इन्होंने चूहों पर जो है प्रयोग किया। किस पे किया, चूहों पर प्रयोग। और लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था ना, कि किसी जीव के अंदर क्या होता है कि जो जन्म के बाद क्या होते हैं, उनमें उपार्जित लक्षण आते हैं, वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, चूहों पर प्रयोग किया, और चूहों के कई पीढ़ियों तक जो चूहे को लेते थे और उनके क्या करते थे, पूंछ काट देते थे। दूसरे पीढ़ी में देखते थे जो उनसे बच्चों का जन्म होता था, फिर उनमें पूंछ निकलता था, फिर उनके पूंछ को काट देते थे। ऐसे इस प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक दोहराया, लेकिन उन्होंने क्या पाया, उसमें ये देखा कि जो उनसे संतानें पैदा हुई, कोई ऐसा संतान पैदा नहीं हुआ जिसका पूंछ नहीं। ठीक है ना। एक तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने चोट वाला बताया, जा रहा था, लेकिन दूसरा फिर किया तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि पूंछ काटने से हम एक उपार्जित लक्षण उसमें पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जा रहा है। यानी ये प्रक्रिया को इन्होंने कितने बार दोहराया था, 22 पीढ़ियों तक दोहराया था। ध्यान रख लेना। एक चीज और देखिए, मान लो लड़कियों के अंदर एक पुराना प्रथा चला आ रहा है, नाक कान छेदवाना। देखे हो, तो आप बताओ दुनिया में जितनी माँ है सबका नाक छेदा हुआ होता है, कान भी छेदा होता है, उनकी माँ का भी होगा, उनके माँ का भी होगा, उनके माँ का भी होगा, सबका होगा ना। लेकिन कभी ऐसा देखे हो कि जो बच्ची जन्म लेती है उसका पहले से नाक कान छेदा हुआ आता है, ऐसा होता है? नहीं होता। तो नाक कान छेदवाना क्या है, ध्यान दो इधर, नाक कान छेदवाना उपार्जित लक्षण है, लेकिन ये लक्षण नहीं जाता है। इन लोगों ने क्या कहा कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो वातावरण में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण जो हमारे अंदर क्या होता है, उपार्जित लक्षण पैदा होता है, वह एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरे पीढ़ी में जाता है। जैसे सर पे चोट लगना और उससे ब्लड का जमना, वो एक तो दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ये बीमारी क्या होता है, दूसरे पीढ़ी में भी चला जाता है। तीसरा है पावलो का, आपने वो सिद्धांत पढ़ा था ना, इसमें अभी एक कुत्ते पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे पावलो का एक नियम था, आप एजुकेशन में पढ़ोगे, पावलो महोदय ने क्या किया था कि एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद करके और उसको जब भी भोजन ले जाते थे तो वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक घंटी लगाया था, और घंटी जब भी बजती थी कि कुत्ते को भोजन क्या किया जाता था, दिया जाता था। ये प्रक्रिया पहले दिन किया गया, दूसरे दिन किया गया, तीसरे दिन किया गया। अब कुत्ता समझ गया था कि जब भी घंटी बजेगी क्या होगा, उसका भोजन मिलेगा, उसके मुंह से पानी आने लगता था। एक बार पावलो ने क्या किया कि खाना ना देकर सिर्फ क्या किया, घंटी को बजा दिया, तो उन्होंने क्या देखा, कुत्ते के मुंह से क्या आने लगा, लार आने लगा। तो यानी अब एक बात बताओ, मान लो कि हम भी क्या करें, एक कुत्ते के अंदर ऐसे ही ये तो कुत्ते के मुंह में पानी आना, लार आना, ये क्या है, उपार्जित लक्षण है ना। तो अब हम क्या करें,
एक कुत्ते को पाल लो, कुत्ते और कुतिया को, और उनको क्या करें, रोजीना घंटी बजा बजा कर भोजन दे, उनके मुंह से ला रहा है। अब उनसे जो है बच्चों को पैदा करा, तो क्या जो बच्चे पैदा लेंगे जब घंटी बजाया जाएगा उनके मुंह से लार आएगा? नहीं आएगा। ये क्या है, ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी। इसके बाद से है चौथा जो है, तो ये पावलो का तीसरा जो है, पावलो का नियम एक लिख लेना। हाँ, कुत्ते पर प्रयोग। इसके बाद से लिंडसे का प्रयोग, चौथा क्या है, ये तीसरा था। अब चौथा पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट है लिंडसे का प्रयोग। लिंडसे महोदय ने कहा कि मान लो कि यदि समतापी जीव हो व असमतापी जीव हो को एक ही अनुकूल वातावरण में रख दिया जाए, यानी जो समतापी जीव हैं उनको और जो असमतापी जीव हैं दोनों को क्या कर दिया जाए, एक ही वातावरण में रख दिया जाए, और उनसे जो है उस वातावरण से जो उनमें जो है लक्षण उत्पन्न होंगे वह वंशागति द्वारा उनके संतान में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। इस प्रयोग को इन लोगों ने क्या किया था, जीवों पर अनेकों बार किया था, और उन्होंने पाया था कि अलग अलग वातावरण को जीवों को क्या किया गया, एक समतापी था एक असमतापी जीव था, और दोनों को क्या किया गया, एक ही वातावरण में रखा गया। और जब एक वातावरण में रखा गया और उनसे जो उनमें क्या हुआ, उपार्जित लक्षण उत्पन्न हुए, वह लक्षण एक पीढ़ी से क्या हो रहे थे, दूसरे पीढ़ी में जा रहे थे। यानी कहने का मतलब है कुछ पर इन्होंने देखा कि कुछ तो उपार्जित लक्षण जा रहे हैं और कुछ उपार्जित लक्षण क्या हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। पांचवा लिख लो, सुमनर का प्रयोग। सुमनर का प्रयोग, देखो सुमनर महोदय ने क्या किया कि इन्होंने कुछ जो है सफेद चूहों को, इन्होंने प्रयोग किस पे किया, सफेद चूहे पर किया। इन्होंने क्या किया कि सफेद चूहों को अधिक तापक्रम तथा कुछ न्यून तापक्रम पर अलग अलग रखे गए। इन्होंने क्या किया, सफेद चूहे को लिया और कुछ सफेद चूहों को अधिक ताप वाले जगह पर रखा, और कुछ चूहों को क्या किया, कम ताप वाले जगह पर रखा। कुछ समय पश्चात देखा गया कि अधिक तापक्रम वाले चूहों का शरीर, कान, पिछली टांगें कुछ न्यूनतम तापक्रम वाले चूहों के अपेक्षा अधिक लंबे हो गए। यानी उन्होंने जब दोनों को अलग अलग रखा, एक को क्या कहा, यानी सफेद चूहों को लिया और एक को कहा जहां पे अधिक ताप था, क्या था, अधिक ताप, और एक क्या था, कम ताप। अब इन दोनों की जगहों पर रखकर इन्होंने देखा, दोनों जगह रखा, यहाँ पर भी सफेद वाले चूहे को रखा, यहाँ पर भी क्या किया, सफेद चूहों को रखा, और कुछ समय बाद देखा तो यहाँ के जो चूहों में जो वृद्धि थी और यहाँ के चूहों की वृद्धि में क्या थी, अंतर पाया गया। देखा गया कि जहाँ अधिक तापमान वाला जो सफेद चूहे थे उनके शरीर का, उनका शरीर, कान, पिछली टांगे, पूंछ न्यूनतम तापक्रम वाले चूहों से क्या थी, अपेक्षाकृत अधिक लंबे थे। यानी इनका जो है चाहे पूंछ हुआ, चाहे टांग हुआ, चाहे कान हुआ, इन यहाँ पे जो चूहे थे उनसे क्या पाए गए, बड़े पाए गए, लंबे पाए गए। ये लक्षण, अब ये लक्षण जो लंबे पाए गए, ये जो है इनके जो संतान आए उनमें भी ये लक्षण देखने को क्या हुआ, मिला। यानी ये जो उपार्जित लक्षण यहाँ उत्पन्न हुआ, ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से क्या हुआ, दूसरे पीढ़ी में गया। तो इस प्रकार से
ये नौ लैमार्कवाद जो है, लैमार्कवाद की कुछ जो है समस्याओं को सॉल्व करने में क्या हुआ, सफल हुआ। और कुछ को बताया कि कुछ उपार्जित लक्षण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, और कुछ उपार्जित लक्षण नहीं जाते हैं, वो उपार्जित लक्षण यही के यही रह जाते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा लैमार्कवाद, यानी हमने लैमार्कवाद पढ़ लिया और नौ लैमार्कवाद पढ़ लिया। अब हम सीधे पढ़ेंगे डार्विनवाद।